Pleasure to have you here. Pawan, tell us your story. I have been personally inspired by Dhirubhai Ambani, who said, I'll put a 500 rupees phone in every farmer's hand. And people called him crazy. But so he did. That is my base. I wanted to do something that can impact hundreds of millions of people. दोस्तों, इंडियन कैब मार्केट में बवाल मच चुकी है। एक ऐसा मार्केट जहां सिर्फ ओला और उबर का राज था, अचानक से आज उसी मार्केट में रैपिडो ने ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी लगाई है कि ओला और उबर की हालत खराब हो चुकी है। Ola and Uber drivers strike enters its 5th day. Auto and bike taxi platform Rapido has raised $180 million in its latest Series D funding. Rapido is taking on Ola, Uber, now Swiggy, Zomato. Very proud to announce that we are the market leaders, doing around 3.5 million rides every single day. Our vision over here has been to provide accessible, affordable and convenient solutions to all of Indians. ये देखिए, 2019 में ओला और उबर के पास 20 करोड़ और 3.3 करोड़ यूजर्स थे और रैपिडो के पास सिर्फ 1.5 करोड़ यूजर्स थे। और जहां ओला और उबर 40 लाख और 20 लाख राइड्स पर डे करते थे, रैपिडो सिर्फ 3 लाख राइड्स पर डे करता था। लेकिन 2025 आते आते रैपिडो ने ऐसी छलांग मारी है कि आज जहां ओला और उबर के पास 10 लाख और 14 लाख ड्राइवर्स हैं, रैपिडो के पास अकेले ही 20 लाख ड्राइवर्स हैं। और जहां ओला और उबर दिन के लगभग 14 लाख और 30 लाख राइड्स करते हैं, रैपिडो अकेले ही दिन के 40 लाख से ज्यादा राइड्स करता है। Rapido, the ride-hailing startup, just became India's newest unicorn and the third in 2024. Rapido's revenue, remember, has reportedly doubled in FY25. Bike taxis are officially arrived in Mumbai. और कई लोगों को लगता है कि रैपिडो बस पैसे जला रहा है और मुझे भी ऐसा ही लगा। लेकिन दोस्तों, रैपिडो बहुत ही तेजी से, बहुत ही सरप्राइजिंगली प्रॉफिट कमाने वाला है। तो सवाल यह है कि कैब मार्केट में 12 साल के बाद भी ओला और उबर जो नहीं कर पाए वो रैपिडो कैसे कर पाया? जब रैपिडो वही करता है जो ओला और उबर कर रहे हैं, तो रैपिडो ने मार्केट शेयर कैसे छीना? क्या है उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी और रैपिडो की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, जानेंगे इस एपिसोड से। दोस्तों, ये चैनल ज़ेरोदार थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन देना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस सीखना चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये लाइक और सब्सक्राइब फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों, रैपिडो ने मार्केट में 2 सबसे बड़े गैप्स ढूंढे। पहला गैप था इंडिया का 2 व्हीलर मार्केट का गोल्ड माइन। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, ओला और उबर कार राइड्स प्रोवाइड करती थी, लेकिन रैपिडो ने कार्स में compete करने के बजाय बाइक राइड्स चुना। अब पहले तो सबको लगा कि भाई बाइक पे बैठ के कौन जाता है, लेकिन फिर जब मैं बाली गया तो मैंने वहां देखा कि लोग सिर्फ और सिर्फ बाइक टैक्सी ही यूज कर रहे थे। तभी मुझे एक पैटर्न दिखा। जिस भी देश में ट्रैफिक कंजेशन, डेंस कॉलोनीज और अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, उस देश में कार्स नहीं बाइक टैक्सीज चलती हैं। जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम। और इन सारे कंट्रीज में लोगों की इनकम इतनी कम है कि ज्यादातर लोग कार अफोर्ड कर ही नहीं पाते। इनफैक्ट अगर आप नंबर्स को देखो तो आपको ये दिखेगा कि इंडिया में कार ओनरशिप 10% से भी कम है, लेकिन बाइक ओनरशिप 49% पर है। इंडोनेशिया में बाइक ओनरशिप 85% पर है, लेकिन कार ओनरशिप सिर्फ 9.9% पर है। और थाईलैंड में बाइक ओनरशिप 87% पर है और कार ओनरशिप सिर्फ 27.5% पर है। वियतनाम में बाइक ओनरशिप 86% पर है और कार ओनरशिप सिर्फ 9% पर है। अब अगर आप कार राइड्स और बाइक राइड्स का कंपैरिजन करो तो आपको ये दिखेगा कि इसमें करोड़ों रुपए का प्रॉफिट छुपा है। लुक एट दिस, ये कंपैरिजन है Hyundai एक्सेंट और Honda एक्टिवा के कॉस्ट की। इसमें अगर हम रियलिस्टिक एवरेज माइलेज, मेंटेनेंस कॉस्ट और 100 रुपीज पर लीटर का फ्यूल कॉस्ट पकड़ के चलें तो Hyundai एक्सेंट का रनिंग कॉस्ट होगा 4.97 रुपीज पर किलोमीटर और Honda एक्टिवा का होगा ओनली 1.68 रुपीज पर किलोमीटर। नाउ डू यू रियलाइज बाइक टैक्सीज चलाने में इतनी ज्यादा सस्ती है कि कार टैक्सी का जितना रनिंग कॉस्ट होता है ना, उतने में बाइक टैक्सी वाला आपको चार्ज करके खुद पैसे कमा के बाइक का मेंटेनेंस भी कर सकता है। इनफैक्ट दैट इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द रेट कार्ड ऑफ दीज टैक्सीज। कार टैक्सीज में आपको 10 किलोमीटर की राइड के लिए देना होगा 206.6 रुपीज कंसिडरिंग एवरेज टैरिफ्स और बाइक टैक्सी में इट इज ओनली 102.7 रुपीज।
सो डू यू रियलाइज दैट इज अ 50% डिफरेंस इन कॉस्ट। एंड बाय द वे, अगर आप मुंबई में रिक्शा में भी जाओगे ना तो भी आपको 172 रुपीज पड़ेगा। अब ये देखिए दोस्तों, भारत में 80% से ज्यादा लोग 30,000 रुपीज से कम पैसा कमाते हैं, तो उनके लिए ये जो 50% का जो कॉस्ट डिफरेंस है ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो जब रैपिडो ने बाइक टैक्सीज इंट्रोड्यूस किया तो इट बिकेम अ मैसिव हिट इन द इंडियन मार्केट। An idea that was sparked by thinking about the common Indian man's vehicle to solve for daily commute for the masses in smaller towns, Rapido. Rapido, we wanted to have a name that suggests safer and quick, not just fast. इसके बाद रैपिडो के फाउंडर्स ने कार टैक्सी मार्केट में एक और गैप ढूंढा, और ये गैप था ओला और उबर के ग्रोथ ब्लूप्रिंट में। दोस्तों, अगर आप किसी भी फंडेड कंपनी के राइज को देखो तो आपको ये दिखेगा कि ये कंपनीज ना 3 फेज स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करती हैं। इनका पहला फेज होता है कैश ड्रेन फेज, जिसमें ये आपके और मेरे जैसे कस्टमर्स को फ्री राइड्स देते हैं या डिस्काउंटेड राइड्स देते हैं, और ड्राइवर को बहुत सारा पैसा देते हैं और खुद बहुत कम कमीशंस कमाते हैं। इससे कस्टमर्स ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं और ड्राइवर्स ऐप में राइड्स ढूंढने लग जाते हैं। ये फेज चला ओला और उबर का इंडिया में फ्रॉम 2011 टू 2018, जहां दोनों कंपनीज ने भयंकर लॉसेस करे। आपको याद होगा, ओला ने 2017 में 4,898 करोड़ का लॉस किया, ओनली टू मेक 1,380 करोड़ इन रेवेन्यू। ये होता है दोस्तों कैश ड्रेन फेज में। इसके बाद आता है द फेज ऑफ हैबिचुएशन। दोस्तों, जैसे जैसे कस्टमर्स राइड हेलिंग एप्स यूज करते जाते हैं, वैसे वैसे उन्हें फोन से कैब बुक करने की आदत लग जाती है। उसी तरह जैसे जैसे ड्राइवर्स को समझ आता है कि ओला या उबर से अच्छी खासी इनकम आ सकती है, वैसे वैसे ड्राइवर्स फुल टाइम उबर ड्राइवर्स बन जाते हैं और ड्राइवर्स की अवेलेबिलिटी इन एप्स में बढ़ने लगती है। इसी फेज में कंपनी कमीशन चार्ज करने लगती है और कंपनी अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है और थोड़ा थोड़ा करके वो डिस्काउंट्स को कम कर देती है। इससे एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ, वो धीरे धीरे अपने लॉसेस को कम करते जाते हैं। इसका लास्ट फेज होता है कंट्रोल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। इस फेज में कंपनीज ड्राइवर्स को भी कम इंसेंटिव्स देती हैं, राइड के कॉस्ट को बढ़ा भी देती है और 20 से 30% कमीशन भी लेने लग जाती है, और यहीं से कंपनी का ये होप होता है कि वो प्रॉफिट कमाने लग जाए। इसी तरह कस्टमर्स और ड्राइवर्स को आदत लगाकर थोड़ा थोड़ा करके कमीशंस को इंक्रीज कर और रेवेन्यू को बढ़ाकर वीसी बैक्ड कंपनीज अपने लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग मशीन बना देती है। अब अगर आप उबर को देखो तो उबर यूएस में ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो चुका है। 2024 में उबर ने लगभग 88,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जबकि इंडिया में उबर 2024 में 89 करोड़ के लॉस में था। तो अब सवाल यह है कि अगर ओला और उबर के पास हजारों करोड़ रुपए थे जलाने के लिए, तो रैपिडो ने अचानक से ओला और उबर से मार्केट कैसे छीन लिया? दोस्तों, एज इट टर्न्स आउट, इस स्ट्रैटेजी में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं एंड इन्हीं प्रॉब्लम्स का फायदा उठाया रैपिडो ने। पहला प्रॉब्लम, जब आप कैश ट्रेन फेज में ड्राइवर को 500 रुपीज का बोनस देते हो और कंट्रोल फेज में 20 से 30% का कमीशन ले लेते हो, तो ड्राइवर का पेन जो है ना वो बढ़ जाता है। ड्राइवर्स को ये महसूस होता है कि वो अब इस प्लेटफॉर्म में पार्टनर नहीं बल्कि इस प्लेटफॉर्म में मजदूरी कर रहे हैं। इनफैक्ट हमें कुछ ड्राइवर्स ने ये भी बताया कि पहले वो राइड हेलिंग ऐप से 80,000 रुपीज टू 90,000 रुपीज कमा लेते थे, लेकिन आज उन्हें 35,000 रुपए कमाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। और जब इंसान की इनकम लगातार 1 साल के लिए बढ़ जाती है, इन दिस केस डबल हो जाती है, तो वो क्या करता है? वो बेटर घर लेगा, वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालेगा और वो थोड़ा करके अपने खर्चे को बढ़ा लेगा। लेकिन अचानक से अगर उसकी इनकम कम होने लगे तो वो क्या करेगा? क्या वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल से निकाल कर बुरे स्कूल में डालेगा? यू टेल मी गाइस, अगर आपको आपके बच्चे को एक बड़े घर से एक छोटे घर में लेके जाना हो या उसके स्कूल को बड़े स्कूल से छोटे स्कूल में चेंज करना हो, तो आपको कैसा लगेगा? तो ये जो वीसी गेम है ना, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जब इंसेंटिव्स कम होने लग जाते हैं तो ड्राइवर्स की लाइफ जो है वो पूरी तरीके से बदल जाती है, एंड दैट टू इन अ वेरी वेरी बैड वे। ये है दोस्तों इस स्ट्रैटेजी का पहला प्रॉब्लम। इसका दूसरा प्रॉब्लम आता है कंट्रोल फेज में। जब आप सर्च प्राइसिंग के जरिए कस्टमर्स को एक्स्ट्रा चार्ज करना शुरू करते हो, तो पहले कस्टमर गुस्सा हो जाता है और उसके बाद जब कस्टमर्स का आउटरीच बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी आ जाते हैं। जैसे इंडिया में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्च प्राइसिंग पे कैप लगा दिया है। इससे कंपनी की जो प्राइसिंग पावर है वो खत्म हो जाती है, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो कंट्रोल फेज में कस्टमर भी नाराज हो जाता है और ड्राइवर्स भी, और यहीं पर एक नए प्लेयर के लिए मार्केट में जगह बन जाती है, और इसी नाराजगी का फायदा रैपिडो ने उठाया। और इसीलिए दोस्तों रैपिडो ने इंट्रोड्यूस किया फिक्स्ड फी मॉडल, जिसने पूरे इंडिया के कैब मार्केट को हिला कर रख दिया।
अब इस मॉडल के ऑपरेशन को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। दोस्तों, कमीशन मॉडल में अगर ड्राइवर 500 रुपीज का राइड कंप्लीट करता है तो उसको प्लेटफॉर्म को 25% का कमीशन देना पड़ता है। तो इस केस में ड्राइवर को प्लेटफॉर्म को देना पड़ेगा 125 रुपीज। लेकिन फिक्स्ड फी मॉडल में ड्राइवर को बस दिन के 20 रुपीज देने पड़े, जिसमें वो अनलिमिटेड राइड्स कर सकता है। तो चाहे ड्राइवर हर राइड में 500 रुपीज कमाए या 200 रुपीज कमाए, ड्राइवर को सिर्फ 20 रुपीज देने पड़ेंगे। तो देखा जाए तो दोनों मॉडल में इतना ज्यादा फर्क है कि एक दिन के राइड में अगर ड्राइवर 2500 रुपीज कमा लेता है तो कमीशन मॉडल में उसको देना पड़ेगा 625 रुपीज, वेयरएज इन द फिक्स्ड मॉडल उसको सिर्फ देना पड़ेगा 20 रुपीज। दैट्स इट। तो इन द फिक्स्ड फी मॉडल वही ड्राइवर पूरे महीने में 18,000 रुपए एक्स्ट्रा अर्न करेगा। यही कारण है दोस्तों कि ड्राइवर्स उबर एंड ओला से शिफ्ट होने लगे रैपिडो पर। एंड जुलाई 2025 तक रैपिडो के 50 मिलियन मंथली एक्टिव एंड्रॉइड यूजर्स थे और उबर में सिर्फ 30 मिलियन यूजर्स थे। लेकिन अब सवाल यह है कि ये मॉडल प्रॉफिटेबल कैसे हो सकता है, और अगर हो सकता है तो ओला और उबर ने फिक्स्ड फी मॉडल को पहले से ही यूज क्यों नहीं किया। दोस्तों, ये सवाल इस एपिसोड का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको ध्यान से सुनना। दोस्तों, फिलहाल तो रैपिडो लॉस में है, तो करंट फिक्स्ड फी मॉडल पर रैपिडो का प्रॉफिट कमाना एटलीस्ट ऑन पेपर काफी डिफिकल्ट लगता है। लेकिन अगर आप ज़ेरोदा का गेम देखो तो ज़ेरोदा ने एग्जैक्ट सेम चीज करी। पहले इन्वेस्टर को अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का एक परसेंटेज देना पड़ता था। तो अगर एक इन्वेस्टर को 1% का चार्ज लगता तो उसे 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 1,000 रुपए देने पड़ते। लेकिन ज़ेरोदा ने क्या किया? ज़ेरोदा ने बोला चाहे आप कितना भी इन्वेस्ट करो, हम आपसे लेंगे सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रांजैक्शन। तो अचानक से जो 1,000 रुपीज का कॉस्ट था वो सीधा ड्रॉप हो गया 20 रुपीज पर। और यहीं पर कई सवाल उठे ज़ेरोदा के प्रॉफिटेबिलिटी पर। लेकिन ज़ेरोदा इसलिए प्रॉफिटेबल बन पाया क्योंकि इतने लो कॉस्ट ऑफरिंग की वजह से लाखों इन्वेस्टर्स बिना किसी एड के वर्ड ऑफ माउथ के जरिए ज़ेरोदा के प्लेटफॉर्म्स यूज करने लगे। तो पहले ज़ेरोदा ने कम प्रॉफिट कमाया, लेकिन जैसे जैसे उनके यूजर्स बढ़ते गए वैसे वैसे उन्होंने एक ऐसा स्केल अचीव किया कि वो बहुत सारा पैसा कमाने लगे। इनफैक्ट इफ यू लुक एट दिस, उन्हें 100 करोड़ की रेवेन्यू तक पहुंचने में 6 साल लग गए, लेकिन अगले 3 सालों में वो 950 करोड़ की रेवेन्यू पे पहुंचे और अगले 5 सालों में उन्होंने अपने रेवेन्यू को 10x से ग्रो किया। इनफैक्ट ज़ेरोदा ने 2016 में सिर्फ 65 करोड़ का प्रॉफिट किया, लेकिन 2024 आते आते ज़ेरोदा ने 4,700 करोड़ का प्रॉफिट किया। और रैपिडो भी कुछ ऐसी चीज करने की कोशिश कर रहा है इन द कैब मार्केट। आज रैपिडो ड्राइवर से लेता है 9 to 29 रुपीज, जबकि कमीशन मॉडल में ड्राइवर्स को दिन के लगभग 600 से 700 रुपए देने पड़ रहे थे। तो इफ यू सी, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस इन कॉस्ट। और जब आप ड्राइवर्स की लाइफ में इतना बड़ा चेंज लाओ तो बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के लाखों ड्राइवर्स बस 30 रुपीज की फीस सुन के ही प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। और यही दोस्तों गेम ऑफ स्केल शुरू होता है। दोस्तों, अगर रैपिडो 30 रुपीज पर डे पर ड्राइवर चार्ज करे तो पर ड्राइवर का रेवेन्यू होता है 900 रुपीज पर मंथ, और 20 लाख ड्राइवर से निकल कर आता है 2,160 करोड़ का रेवेन्यू। लेकिन अगर ये नंबर 20 से 30 लाख चला जाता है तो रैपिडो विल मेक 3,240 करोड़। और इसमें अगर रैपिडो 30 रुपीज पर डे की जगह 50 रुपीज पर डे चार्ज करने लग जाए तो भी वो कमीशन मॉडल से तो काफी कम चार्ज करेंगे, लेकिन 30 लाख ड्राइवर से वो कमा पाएंगे 5,400 करोड़ पर ईयर। एंड इफ यू लुक एट उबर्स नंबर्स, आज उबर 3,762 करोड़ कमा रहा है, जिसमें वो सिर्फ 89 करोड़ का लॉस कर रहे हैं। तो अगर रैपिडो 3,500 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस कर जाए तो वो प्रॉफिट काफी इजीली कमा लेंगे। एटलीस्ट दैट्स व्हाट इट लुक्स ऑन पेपर। Now the only catch is Rapido must be able to control their costs. इसमें सबसे बड़ा चैलेंज प्रॉफिट नहीं, ड्राइवर्स का रिटेंशन है। क्योंकि अगर ये ड्राइवर्स उबर, रैपिडो और ओला में जंप करते रहे तो ईदर वन ऑफ दीज 2 थिंग्स विल हैपन। एक तो ओला, उबर और रैपिडो तीनों भी फिक्स्ड फी मॉडल पर काम करेंगे और ये सारे ड्राइवर्स या तो सारे ऐप्स यूज करेंगे और सारे ऐप्स को पैसा कमा के देंगे, या फिर ओला, उबर और रैपिडो के बीच एक ऐसा प्राइस वॉर शुरू हो जाएगा जिसमें वो फिक्स्ड फी मॉडल में ही डिस्काउंट करके कंपीट करने लग जाएंगे। तो अगर रैपिडो आज 29 रुपीज चार्ज कर रहा है तो शायद उबर कल 19 रुपीज चार्ज करे और ओला शायद सिर्फ 9 रुपए चार्ज करे, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में मार्केट शेयर कैप्चर करना होगा। एंड माई ओनली होप इज दैट एट सम पॉइंट इन टाइम ऑल दीज कंपनीज एंड अप मेकिंग अ प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट के लिए वही हेल्दी है। ये है दोस्तों रैपिडो की कहानी, और इस कहानी से हम 3 लेसन सीख सकते हैं। लेसन नंबर 1, दोस्तों किसी भी हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंटर करने का बेस्ट तरीका यह है कि आप फॉलो करो ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, यानी ऐसी जगह पर खुद का बिजनेस बनाओ जहां कोई कंपटीशन है ही नहीं।
जैसे इन दिस केस रैपिडो ने कार टैक्सी के बजाय बाइक टैक्सी के मार्केट को एंटर किया, वहां पर अपना मार्केट डोमिनेशन बनाया और फिर एंटर करा कार टैक्सी के मार्केट में। इससे रैपिडो के पास एक सॉलिड फाउंडेशन बन गया, जिसकी वजह से वो अपने कॉम्पिटिटर्स के आगे खड़े रह पाए। लेसन नंबर 2, दोस्तों इंडिया में हमेशा वेस्टर्न मॉडल्स कॉपी पेस्ट नहीं किए जा सकते। यूएस में आज पर कैपिटा इनकम है $73,000 और इंडिया का पर कैपिटा इनकम है $2,200, जिसमें से 100 करोड़ से ज्यादा लोग $1,000 भी नहीं कमाते। और इस इनकम डिफरेंस की वजह से वेस्टर्न मॉडल्स को यहाँ चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ के कस्टमर बिहेवियर्स वहाँ के कस्टमर बिहेवियर से बहुत ज्यादा अलग है। एंड लास्टली दोस्तों, इंडिया में प्राइस नहीं वॉल्यूम का गेम चलता है। आपके पास अगर 30,000 रुपीज का प्रोडक्ट है, उसको 10 लोगों में बेचना बहुत मुश्किल पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास 30 रुपीज का एक प्रोडक्ट है तो उसको ना आप 10,000 लोगों को भी बहुत इजीली बेच सकते हो। और यही चीज करी थायरोकेयर, जेरोदा, जियो, डीमार्ट और ज़ूडियो ने, जिसकी वजह से आज वो मार्केट में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। सो फोकस ऑन वॉल्यूम एंड नॉट प्राइस इफ यू वांट टू compete at a mass scale in India. That's all from my side today guys. अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये लाइक और सब्सक्राइब फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।